नमस्कार। मैं जापान से प्रकाशित होने वाली हिंदी की गूंज नामक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका और उनकी संपादिका रमा विज का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हिंदी की गूंज को दूसरे देशों तक भी पहुंचा दिया है। आज मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है समय रहते चेतिए। आज रमन बहुत उदास था। वह अभी अभी अपने पिता का अंतिम संस्कार करके घर आया था। उसकी आंखों से अविरल धारा बहती ही जा रही थी। उसके दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दे रहे थे, पर वह जानता था कि ये आंसू दरअसल उसके मन में चल रहे प्रायश्चित के आंसू भी हैं। उसे रह रहकर अपने आप पर क्रोध और अफसोस हो रहा था कि उसने अपने माता पिता का कहना क्यों नहीं माना। क्यों उसने ये सब किया जिनसे माता पिता हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे। बेचैन मन लिए वे जैसे तैसे थके कदमों से घर के लॉन में टहलने लगा, पर अब उसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। कोई उसे प्यार और निस्वार्थ भाव से समझाने वाला नहीं था। वह एकांत में जाकर फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि हो न हो उसका विजातीय विवाह ही पिता की मृत्यु का कारण बना है। अभी पिछले महीने ही तो उसने अपने माता पिता को बताए बिना अपनी मर्जी से मंदिर में शादी की थी। एक बार भी उसने पलटकर पिताजी का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा था, और वह फिर दूसरे शहर में जाकर बस गया था, बिना ये सोचे कि उसके बगैर माँ पिताजी का क्या हाल होगा। कैसा डर था ये, कैसी संवादहीनता पसरी थी पिता पुत्र के बीच, जिसने कि उसे अपने पिता का सामना भी नहीं करने दिया। काश वह एक बार तो अपने मन की बात पिता से कहता। पिताजी तो उससे कितना प्यार करते थे, और माँ से ही बता देता। शायद नहीं, पक्के से पिताजी उसकी शादी माधुरी से करा ही देते। वह तो जात पात मानते ही नहीं थे। क्या वे अपने इकलौते पुत्र की भी बात नहीं मानते? जरूर मानते। उसने ही गलती की थी जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिली है। अब वह माफी मांगे भी तो किससे मांगे? क्या समय लौटकर वापस आ सकता है? तभी माधुरी की मार्मिक आवाज से रमन अंदर आया। वह कह रही थी कि अपने को संभालो और माँ जी की ओर देखो। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, बार बार अचेत हो रही हैं। मैंने डॉक्टर अंकल को फोन कर दिया है, वह अभी आते ही होंगे। फिर कहने लगी कि अब चलो भी, कब तक माँ का सामना नहीं करोगे? माँ ने हमें माफ कर दिया है, मुझे बेटी कहकर गले लगाया है। अब से मैं ही उनकी देखभाल करूंगी। आप जरा भी चिंता ना करें और माँ से मिल लें। माधुरी की बातों से रमन को थोड़ा बल मिला। खुद को संयत कर वह माँ के कमरे में उनसे लिपट कर रोने लगा। तीसरे दिन रमन ने जब पिताजी की अलमारी खोली तो उसमें उसे एक खत और कुछ डॉक्टर की फाइलें मिली। फाइलों में एक पर पिताजी के गुर्दे बेचने की स्लिप थी। जब वह केवल 10वीं की परीक्षा देने वाला था, उसे याद आया कि तब घर के हालात ठीक नहीं थे। ओह, पिताजी ने मेरी फीस भरने के लिए अपने गुर्दे तक को बेच दिया था। रमन को बिल्कुल भनक नहीं लगने दी थी। उसे तो केवल पढ़ने के लिए ही वह प्रेरित करते रहते थे। अब उसने खत खोला और पढ़ना प्रारंभ किया, जिसके ऊपर लिखा था, प्रिय बेटे, रमन के लिए। उसके हाथ कांप रहे थे। बेटा, तुम इतने बड़े कब से हो गए कि अपने जीवन का निर्णय खुद लेने लगे? मुझे एक बार बताया भी नहीं। एक बार मुझसे या अपनी माँ से कहकर तो देखते। कितनी धूमधाम से करते हम तुम्हारी शादी। बचपन से आज तक तुम्हारी खुशियां ही तो देखी हैं हमने। जानता हूँ तुम जिद्दी स्वभाव के रहे हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना डरते हो। नहीं जानता कि तुमने बिना बताए शादी मेरे डर के वजह से की या कोई और कारण था। यदि हर बेटा ऐसा करेगा तो माता पिता का तो अपने बच्चों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। मैंने बेटा हर संभव प्रयास किया है तुम्हें प्रसन्न रखने का, पर शायद मैं ही एक अच्छा पिता साबित नहीं हो पाया। रमन ने एक आह भरी और फिर पत्र आगे पढ़ने लगा। खैर,
जो हुआ सो हुआ, अब भी घर लौट आओ। परंतु बेटा, इस विश्वास से लौटना कि ये घर अब भी तुम्हारी राह देख रहा है और हम तुम्हारे हैं। अंत में लिखा था, काश तुम मेरे रहते लौट आओ। मैंने किसी को नहीं बताया है कि मेरे दूसरे गुर्दे ने भी काम करना बंद कर दिया है। डायलिसिस करवाते करवाते थक गया हूँ बेटा मैं। तुम्हारे लौटने से पहले ही मैं दुनिया छोड़ दूं तो तुम मन में ये बोझ लेकर नहीं जीना कि मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है। बेटा, बहू को मेरा आशीष देना और अपनी माँ का ख्याल रखोगे, इतना तो मुझे विश्वास है तुम पर। गलानी के मारे उसका गला रुध गया। प्रायश्चित के आंसू जैसे बांध तोड़कर बह निकले। माँ की गोद में हिचकियां लेकर वह रोने लगा और बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि काश मैं समय रहते चेत जाता, काश मैं समय रहते चेत जाता। धन्यवाद।